हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा, चीज़ों को इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है ये आपका बेस्ड है यूपीएससी सीएसई का जो सिलेबस है, फिर आपका जो डिफरेंट अदर स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके मुताबिक हम चीजें आपके समक्ष प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के साथ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, प्री के हो या मेंस के हो, ओके, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी के जो पेपर है, उसमें जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का और सिलेबस से जो वर्ड्स पिक किया गया है, ओके, जो सिलेबस के मुताबिक जो चीजें पूछी गई है उन्हीं चीजों को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि चीजें अननेसेसरी हम आपको ना समझाएं और आपके एग्जैजुरेट ना करें, क्योंकि एग्जाम सिंपल तरीके से चीजों को पूछता है। इसी के साथ मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अपना जो फाउंडेशनल लर्निंग है, आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस एंड टेक हो, ये आपने कवर कर रखा है। और अगर नहीं किया है और आप शुरू से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप एक्जिया आईएएस एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको फाउंडेशनल कोर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर 1 ईयर। और उसी 1 ईयर में आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दिया जाएगा बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, जिनका खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है स्टेट पीसीएस का एज वेल एज यूपीएससी का, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, ओके। और जो चीजें हम पढ़ाएंगे सिलेबस के साथ अलाइंड होगा और उसी के हिसाब से आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो इसमें जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है वो एनरोल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, हर पढ़ाई, हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम उसमें आपको रेगुलर टेस्ट देंगे फॉर प्री एंड मेंस, ओके। चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट लिविंग विल्स। तो ऑल हॉस्पिटल्स शुड हैव पेशेंट्स साइन लिविंग विल। तो अभी इसमें मुद्दा क्या है, हाल ही में आपके दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने, ओके, तो हॉस्पिटल का नाम मैं मिस कर रहा हूं, कहीं इस पे मेंशन किया हुआ होगा। तो उस हॉस्पिटल ने क्या किया है, लिविंग विल का जो प्रोविजन है उसको लाया है। तो अभी लिविंग विल क्या होता है, ध्यान रखिएगा, हमने इधर इस टर्मिनोलॉजीज को भी इंक्लूड किया है। तो लिविंग विल क्या होता है कि आपका जो एक इंसान आपका जी रहा है, ओके, जो हॉस्पिटलाइज होने वाला है, तो उसका क्या करना, आपका उसका जो विल है कि आपका जब ट्रीटमेंट चालू होगा तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट चालू हो रहा है जिससे क्या हो सकता है, जो पेशेंट है वो आपके वेजिटेटिव स्टेट में जा सकता है, ऐसा स्टेट में जा सकता है या फिर रिकवर नहीं हो सकता है। तो उसमें जो पेशेंट है उसका क्या विल रहेगा कि क्या वो आपका जो ट्रीटमेंट है कंटिन्यू करना चाहता है जबकि वो ठीक नहीं होगा। तो एक बार तो वो अगर वेजिटेटिव स्टेट में या फिर कोमा जैसी स्थिति पे चला गया तो वो अपना विल नहीं दे सकता है। तो इसीलिए क्या है, पेशेंट का ट्रीटमेंट से पहले ही जब वो अपने होशो हवास में रहे तो उनसे क्या किया जाता है, कंसेंट लिया जाता है, क्या आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना चाहेंगे अगर वेजिटेटिव स्टेट में जाते हैं या नहीं चाहेंगे। तो इससे क्या है, आप ध्यान रखिएगा, ये एक राइट बेस्ड इशू है। अभी जो ये आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको आर्टिकल 21 को लिंक करके पूछा जाएगा। राइट बेस्ड अप्रोच में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे क्या राइट है। अंडर आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, तो उसमें जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसमें हमारा राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी के साथ राइट टू डाई विथ डिग्निटी भी है, ओके, कि आप या फिर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा बीमार है तो वो नहीं चाहेगा कि वो जब ठीक नहीं होने वाला है, रिकवर नहीं होने वाला है, और वो अगर हॉस्पिटल में बहुत टाइम से आपका रह रहा है विथ लाइफ सपोर्टिव असिस्टेंस, तो एक तो इसमें क्या है, इमोशनल स्ट्रेस आप देख सकते हैं, पेशेंट का इमोशनल स्ट्रेस, जो पेन पेशेंट सफर कर रहा है। सेकेंडली आपका जो फैमिली है जो इमोशनल स्टेट से सफर कर रही है कि उनका इंसान जो है वो, उनका जो रिलेटिव है वो रिकवर नहीं होने वाला है, फिर भी उनको मरते हुए देखते रहना पड़ रहा है हर पल। तो ये हर पल क्या होता है, बहुत भारी पड़ जाता है जो रिलेटिव्स होते हैं उनको। सेकेंडली इसमें क्या है, आपके जो फाइनेंसेस होते हैं, तो एक बीमारी क्या कर सकती है, आपकी जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनको गरीबी तक भी पहुंचा सकती है।
तो जो पेशेंट है वो भी नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से मेरा जो फैमिली है वो आपके गरीबी में चला जाए। ओके, तो इसीलिए क्या है, पेशेंट का लिविंग विल, पेशेंट जब ठीक है, जब कंसेंट दे सकता है, उसी समय लेना जरूरी होता है। तो अभी इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2018 में, मुझे जहां तक ध्यान है, जो आपका जजमेंट था अरुणा शानबाग केस था। तो अरुणा शानबाग केस में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपका पैसिव यूथेनेशिया होता है, ओके, कि विलफुल डेथ, पैसिव यूथेनेशिया जिसमें लीथल इंजेक्शन आपका दिया जाता है, जो पेशेंट आपका बीमार है, जो वेजिटेटिव स्टेट में है, जो ठीक नहीं हो सकता है, रिकवर नहीं हो सकता है, तो उन वैसे पेशेंट को पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया गया है। एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्टिव यूथेनेशिया क्या हुआ कि किसी इंसान को जीने की इच्छा नहीं है, ओके, किसी टेंशन की वजह से इसका या फिर उसका इच्छा खत्म हो गया है, जबकि उसका हेल्थ काफी अच्छा है। तो वैसे पेशेंट अगर कहें कि जो मेंटली आपके साइकोलॉजिकली अनफिट होके रखे हैं, तो वैसे पेशेंट के लिए एक्टिव यूथेनेशिया हमारे देश में अलाउ नहीं है। ओके, तो एक्टिव यूथेनेशिया अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा। पैसिव यूथेनेशिया जो है अलाउ है। और पैसिव यूथेनेशिया के लिए क्या है, अगर लिविंग विल को पहले ही हॉस्पिटल साइन करवा लेती है पेशेंट से, तो उससे क्या होता है, ट्रीटमेंट करने में सहूलियत होती है। और जिस इंसान का ट्रीटमेंट हो रहा है, जो फैमिली ट्रीटमेंट करवा रही है, उनका इमोशनल जो आपका ब्रेकेज है, इमोशनल जो सफरिंग है, जो फाइनेंशियल सफरिंग है, उसको बहुत दूर तक ठीक किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी जीएस पेपर 2 में, ओके, फिर जीएस पेपर आपके 4 में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें एथिकल इशू भी देखा जाता है कि लाइफ जो है, अगर उसको बचाया जा सकता है तो उसको बचाया जाना चाहिए। ओके, अगर कोई ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनको मतलब लाइफ ऑलमोस्ट ऐसा है कि डन है और खत्म होने वाला है, तो आपके वेंटिलेटर पे रखा गया है, लेकिन बाद में क्या है, वेंटिलेटर पे रखते 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 एक टाइम पे वो पेशेंट रिकवर हो गया है। मैंने अपने पूरे अभी तक का लाइफ में मैंने एक पेशेंट को देखा है कि रिकवर हुआ है। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा। तो मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, राइट्स को लेके आर्ग्यूमेंट है कि यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए लिविंग विल का हर इंसान के लिए जो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो ये हिंदुजा हॉस्पिटल के बारे में, हिंदुजा हॉस्पिटल ने ये इनिशिएटिव लिया है, ओके, बंबई में जो अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो जजमेंट बताया 2018 का अरुणा शानबाग, ओके, फिर इसको सिंप्लीफाई भी किया गया था 2023 में। और ये क्या कहता है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 के बारे में कहता है। ओके, तो अभी इसमें और भी आप कुछ आप अप्रोच देख सकते हैं कि एक अप्रोच ये भी है कि आपका जो हॉस्पिटल्स है वो क्या करती है, लिविंग विल में साइन नहीं करवाना चाहती है, क्योंकि उनको इंटेंसिव केयर से, आईसीयू से बहुत फायदा होता है। ओके, वेजिटेटिव जब स्टेट में रहते हैं तो उन केयर से बहुत ज्यादा उनको कमर्शियल बेनिफिट मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटल को। तो इसीलिए भी एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, लेकिन ये प्रॉफिट की बात नहीं है, ये राइट का बात है, लिविंग विल का बात है, लोगों का राइट टू डाई विथ डिग्निटी का बात है। तो इसीलिए क्या करना है, यूनिवर्सल एक्सेस को दिलवाना जरूरी है। तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, ओके, कि कैसे हम यूनिवर्सल एक्सेस दिला सकते हैं टू लिविंग विल्स, और कैसे एंश्योर कर सकते हैं राइट टू डाई को। तो अभी राइट टू डाई को क्या है, प्रीलिम्स में आपका पूछ लिया जा सकता है कौन से आर्टिकल के तहत आया है ये, ओके, और मेंस में आपको ये सभी चीजें, पहले तो लिविंग विल क्या है, हाल ही में क्या स्टेप लिया गया बाय बम्बई के हॉस्पिटल के द्वारा, ओके, फिर इससे कैसे आपका इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन कम होगा जो अभी बताया, ओके, फिर इसका लीगल एथिकल इंपेरेटिव क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दिया जो मैंने अभी बताया अरुणा शानबाग केस में, फिर सिंप्लीफाई किया 2023 में, ये सभी चीजें, ओके, फिर कैसे जो आपके कमर्शियलाइज हॉस्पिटल है अर्थात प्राइवेट हॉस्पिटल, वो प्रॉफिट ड्रिवन रेजिस्टेंस दिखा रही है जो सही नहीं है, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा बहुत इसको पढ़िएगा आप, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ओके। बाकी पेशेंट की ऑटोनॉमी को ध्यान रखना जरूरी है, ओके, कि लिविंग विल जो है वो क्या करे, पेशेंट ही साइन करे पूरे होशो हवास में, ओके, ताकि वो अपने आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसके बारे में खुद डिसाइड कर सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो डिग्निटी इन डेथ, तो डेथ में भी क्या होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी इसमें क्या दर्शाया गया है कि आप एनसीईआरटी के कौन से किताब पढ़ेंगे। तो जो एस्पिरेंट्स क्या है जिन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़ा है, तो आप इन किताब से बेसिक्स पढ़ लीजिएगा। आपके 11 का पॉलिटिकल साइंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वॉर, ओके, उसमें आपको राइट के बारे में पता चलेगा, लोकल गवर्नमेंट के बारे में,
फिर पॉलिटिकल साइंस का जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको भी आप पढ़िएगा। तो इसमें कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस टॉपिक से नहीं जुड़ा है, लेकिन आपको ये आइडियाज बाद में चाहिएगा। ओके, तो ये किताबें आपको पढ़नी जरूरी है, इन चैप्टर्स को पढ़ना जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। बाकी ये 2023 का क्या गाइडलाइन है, ओके, कि जो इंसान लिविंग विल साइन करेगा उसको पहला तो एडल्ट होना जरूरी है, 18+ होना पड़ेगा, साउंड माइंड होना पड़ेगा, फिर 2 विटनेस का साइन सिग्नेचर होना पड़ेगा, फिर नोटरी करना पड़ेगा बाय अ गैजेटेड ऑफिसर। ओके, फिर इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा बाय अ कस्टोडियन जो स्टेट बनाएगी, जैसे महाराष्ट्र में बनाया गया है। नोटरी क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका लीगल वैलिडिटी तभी रहता है। ओके, बाकी पैसिव यूथेनेशिया क्या है अभी बताया आपको, ओके, कि लीगली परमिटेड इन इंडिया अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन, लेकिन स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। तो अभी लिविंग विल में क्या है, पैसिव यूथेनेशिया के बारे में एक पेशेंट जिक्र कर सकता है कि अगर मैं वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता हूँ, वेंटिलेटर में चला जाता हूँ, फीडिंग ट्यूब में चला जाता हूँ और मैं ठीक होने की संभावना नहीं है, तो मुझे मैं लिविंग विल में लिख के जाता हूँ कि मुझे पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए, मतलब लीथल इंजेक्शन देके मेरा जो लाइफ है उसको खत्म कर दिया जाए, जो बचा हुआ है, जो ठीक नहीं होने वाला है। ओके, ध्यान रखिएगा, एक्टिव यूथेनेशिया अलाउड नहीं है हमारे देश में, ये बहुत ही अनएथिकल है, क्योंकि हम लाइफ दे नहीं सकते हैं, तो लाइफ लेना सही नहीं होगा एक सही इंसान के लिए, मतलब जो एक फिट इंसान है। ओके, तो ये आपका क्या है, एथिकल डायलेमा इसमें देखा गया है। तो ये मेंस में, जीएस पेपर 4 में आपके फिर ऐसे में आप कहीं जिक्र कर सकते हैं। बाकी राइट टू डाई विद डिग्निटी ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है। ओके, बाकी राइट टू लाइफ के साथ क्या है, हमारा प्राइवेसी का भी राइट है, राइट टू हेल्थ भी है, राइट टू ऑटोनॉमी भी है और राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है। तो आर्टिकल 21 का जो एम्बिट है, जो स्कोप है, वो बहुत ज्यादा है, तो इन चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आर्टिकल 21 के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट समय पे क्या जजमेंट दी है, जिसके तहत क्या हुआ है, हमारा राइट का एम्बिट बढ़ा है, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उसके तहत ये एक क्या है, आपकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ओके, एक विधिबद्ध आपकी अथॉरिटी है जो क्या करती है, हाईवे डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, हाईवे के जरिए उसमें आपका देखभाल करती है, अपना रोल प्ले करती है। तो अभी NHAI ने हाल ही में क्या किया है, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लिया है फॉर रोड्स। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि एसेट मोनेटाइजेशन, ओके, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये सभी चीजें प्रीलिम्स में और मेंस में पूछी जा सकती है। तो मैं इन सभी चीजों को नहीं समझाऊंगा, ये आप पढ़िएगा। ओके, मैं ये चीजें आप कैसे समझ पाएंगे वो चीजें समझा देता हूं आपको, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ की टर्म्स है। तो एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब संपत्ति होता है। ओके, तो अभी समझ लीजिए आपके पास एक जमीन है, तो अभी वो जो जमीन है वो मोनेटाइज नहीं हुई है, वो एसेट पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसी एसेट को आप किसी को लीज में दे देंगे, तो वो क्या हो गया, मोनेटाइज हो गया। सपोज आपने लीज में दे दिया किसी SBI बैंक को, तो मोनेटाइज हो गया। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास जो भी एसेट है उस एसेट को क्या कर सकती है, मोनेटाइज कर सकती है विथ प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को उस एसेट को दे दिया, समझ लीजिए अभी फॉर एग्जांपल एक हाईवे है, जो आपका हाईवे क्या कर रही है, ऐसे गवर्नमेंट मैनेज करती है। ओके, तो उसको ना करके गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइवेट सेक्टर को दे देगी आपके लीज में, और उससे प्राइवेट सेक्टर से एक आपके पैसे डिमांड करेंगे। जैसे आप टाउन में देखते हैं ना कि टाउन का जो भी एरिया होता है, पार्किंग लॉट होता है, इसको क्या कर दिया जाता है, लीज में दे दिया जाता है किसी को बिडिंग में, और उससे गवर्नमेंट को, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको पैसे मिल जाते हैं, उस पैसे से वो बाकी डिफरेंट काम कर सकता है। तो उसी तरीके से क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना जो डिफरेंट एसेट है उसको मोनेटाइज करती है, ताकि उससे पैसे मोबिलाइज किया जा सके और डिफरेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में खर्चे किए जा सके। ओके, तो द प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट, जो एसेट यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वैसे यूटिलाइज को लीज में दे दिया जाता है, लाइसेंसिंग के तौर पे दे दिया जाता है, जिससे गवर्नमेंट को आपकी प्रॉफिट कमाई होती है, फॉर स्पेसिफिक पीरियड दिया जाता है, हमेशा के लिए नहीं। और उससे क्या होता है, जनरेटिंग रेवेन्यू जनरेट करके न्यू इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है। तो अभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है, एसेट मोनेटाइजेशन रेफर्स टू। तो अभी इसी के अलावा भी क्या है, आपका PPP मॉडल भी आपने पढ़ा है, वो भी पूछा जाता है मेंस में, प्रीलिम्स में, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट के पास सभी चीज का एक्सपर्टीज नहीं है। ओके, या फिर जो आपके टेक्निकल, जो आपके वर्कफोर्स चाहिए, उसकी कमी होती है।
ओके, स्किल पर्सन की कमी रहती है गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे हाईवे के लिए, एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपके हाईवेज को डेवलप करती है। तो उसमें क्या होता है, जब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है कि टोल, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ओके, तो जब अभी समझ लीजिए कोई हाईवे दे दिया उसको रिपेयर करने के लिए, उसको नया बनाने के लिए, ओके, तो उसमें टोल, पहले टोल गेट लगाएंगे, उससे टोल लेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, जो रास्ता टूटा फूटा उसको ठीक करेंगे, रास्ते में जो आपके साइन मार्क होना पड़ता है वो सब मैनेज करेंगे, और बाद में जब कमाई हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर का, तो वो पब्लिक को, मतलब गवर्नमेंट को वो समझा देंगी। तो वो हो गया एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मोड, टोल, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसी तरह से बोट भी है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ओके, बिल्ड करना, फिर ऑपरेट करना, फिर ट्रांसफर करना, तो डिफरेंट मेथड होता है। और इसी के साथ आपकी जो NHAI है वो क्या लेके आई है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, InvIT। तो InvIT से क्या होता है आपका, ये आपके एक म्यूचुअल फंड की तरह है, जिसमें आपके डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स है उनको आपका कॉल किया जाता है, ताकि पैसे को क्या किया जा सके, आपके मोबिलाइज किया जा सके। और उसके बाद क्या करती है, जो पैसे मोबिलाइज हो जाते हैं उससे आपके हाईवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाती है। ओके, इसी के साथ आपको ये भी समझना जरूरी है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है। तो ऑलरेडी बना बनाया प्रोजेक्ट में फिर से अगर आपका रिपेयर होता है तो वो होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ओके, रिफर्बिश अगर करना होता है, अगर कुछ नया प्रोजेक्ट लगा रही है ऑल टुगेदर, तो वो होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये टर्म्स समझने जरूरी है ताकि प्री में, मेंस में आप एग्जाम में लिख सके। फिर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, तो आपने सुना होगा एक नेशनल गति शक्ति प्लान, जिसके जरिए क्या करना है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो उसके लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लाया गया है, जिसके जरिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च इन 2021 टू मोनेटाइज करोर्स ऑफ एसेट। तो ये भी मोनेटाइजेशन है, एसेट मोनेटाइजेशन। ओके, तो कैसे करेगी, जो रोड है, रेलवे है, जो पावर है, ओके, उसमें आपके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एसेट मोबिलाइज करेगी। जो गवर्नमेंट का जो कोई पुराना बिल्डिंग है, कोई जमीन है, उसको लीज में देके उससे पैसे इकट्ठे करके क्या करेगी, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगी। ओके, विथ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत थोड़ा बहुत पैसे पब्लिक सेक्टर लगाएगी, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर लगाएगी। ओके, फिर उसी के साथ आप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी देख सकते हैं। ओके, तो ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, इसमें आपका क्या होगा, ये जो PM गति शक्ति प्रोजेक्ट है उसी 2 के तहत है, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिससे मोनेटाइज किया जाएगा और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा। और उसमें टारगेट क्या है, 111 ट्रिलियन डॉलर आपका रुपी को क्या करना है, मोबिलाइज करना है ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ताकि हम क्या कर सके, 2047 तक विकसित भारत बन सके। क्योंकि विकसित भारत बनने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अभी ध्यान रखिएगा, हाईवे नहीं है, अच्छा हाईवे कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसके वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाता है। ओके, रोड, रेलवेज, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है, 1 रुपए अगर हमारा खर्चा होता है तो उससे 4 रुपए इनकम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का 1 रुपया हमें 4 रुपए का रिटर्न देता है। तो उसको आपको एग्जाम में आप मेंशन कर सकते हैं, मेंस में। ओके, तो इन सभी चीजों को मैंने जो समझाया, ये सभी चीजें आप अभी समझ सकेंगे। ओके, तो इसीलिए अभी वे फॉरवर्ड में क्या करना है, हमें एस्टैब्लिश करना है डेडिकेटेड मोनेटाइजेशन सेल के लिए। ओके, फिर क्लैरिफाई करना है रैशनल फॉर न्यू आपका इनविट। तो नया इनविट लाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ताकि और हाईवेज को डेवलप किया जा सके। इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी जरूरी है, करप्शन को कम करना जरूरी है। फिर NHAI का जो ऑफिशियल्स है उनका कैपेसिटी बिल्ड करना जरूरी है। रेगुलेटरी स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, कि कितना टैरिफ लगेगा, क्या टूलिंग राइट होंगे, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होगा। ओके, अभी जो गति शक्ति के बारे में बताया था, PM गति शक्ति, उसको इससे लिंक करके देख सकते हैं आप। ओके, चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल, ये जो इशू है, ओके, जो इसमें न्यूज आया है, वो न्यूज अपने आप में आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, UPSC के लिए या स्टेट PCS के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, वो जरूरी है। तो अभी ध्यान रखिएगा, ममदानी नाम के एक आपके जो व्यक्ति है आपके न्यूयॉर्क में, इन्होंने इलेक्शन हाल ही में, ओके, इलेक्शन जीता है, गवर्नर का इलेक्शन। और इन्होंने इलेक्शन जीतने का जो मेन कॉज है वो है वेलफेयरिज्म। ओके, तो अभी न्यूयॉर्क में भी क्या है, उनका लोकल गवर्नमेंट होगा, तो वो लोकल गवर्नमेंट को हेड कौन करता है, बाय गवर्नर। तो
जो आपके ममदानी जी है, ये आपके गवर्नर की तरह इलेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने, इनके इलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा ये भी एक कारण है कि इन्होंने वेलफेयर पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। अभी यूएसए इतना डेवलप है, न्यूयॉर्क उसका एक स्टेट है, ये भी बहुत ज्यादा डेवलप है, फिर भी क्या है, आपका इनइक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखी जाती है। तो जो ममदानी जी है, जो नए गवर्नर चुने गए हैं, इन्होंने वेलफेयर का प्रॉमिस किया है। ओके, तो अभी इसमें एक डिबेट आया है कि वेलफेयर क्या है और पॉपुलिज्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए जो स्कीम्स लाई जाती है वो हो गया आपका पॉपुलिस्ट पॉलिसी, ओके, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप ध्यान रखें एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओके, इन सभी चीजों में, जिससे क्या होता है, लोगों का कैपेसिटी डेवलप होता है, जो कैपेबिलिटी अप्रोच है अमिताभ सेन जी का, तो उसको कहा जाता है वेलफेयरिज्म। तो मैंने ये टॉपिक इसीलिए लिया क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेलफेयरिज्म वर्सेस पॉपुलिज्म, ओके, इसमें क्या डिफरेंसेस है और कौन सा पॉलिसी आपका जो है सही है, ओके, कैसे हम डिफर करेंगे वेलफेयरिज्म वर्सेस पॉपुलिज्म को, ओके, ध्यान रखिएगा। तो अभी टीबी का फ्री टीबी देना, तो वो देखा जाता है कि पॉपुलिज्म है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी टीबी देती है वो उसको जस्टिफाई कर देती है कि ये क्या है, वेलफेयरिज्म है, क्योंकि टीबी से आपका क्या होता है, नॉलेज आता है, ओके, लोग स्किल ले सकते हैं। जैसे आज के समय मोबाइल है, तो आगे के समय टीबी दिया जाता था, ओके, तो उसमें अभी ये थीन लाइन जो डिफरेंस है वो निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी क्या है, हम जो पॉलिसी ली गई है, जो वेलफेयर मेजर्स लिए गए हैं, वो पॉपुलिस्ट मेजर है या वेलफेयरिस्ट मेजर है, उसको हम तभी निकाल पाएंगे अगर उसमें जो स्कीम है, जैसे किसी को स्किल दिया गया तो वो एक क्या है, वेलफेयरिस्ट मेजर है। किसी को सिर्फ फ्री का पैसा दिया गया 500 रुपया, ओके, या फिर 1000 रुपए महीने, तो वो क्या है, एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी है, पॉपुलिज्म है। उससे लोगों का कैपेसिटी इनहेंस नहीं होता है, ओके, लोग क्या होते हैं, लेजी हो सकते हैं, ओके। वैसे आपको इन सभी चीजों को समझना जरूरी रहेगा, ओके। तो वेलफेयरिज्म एंड पॉपुलिज्म में क्या चुनना है, हमेशा वेलफेयरिज्म को चुनना है और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को नहीं लेना है। इससे लोगों का क्या है, जो आपका एटीट्यूड है वो खराब हो जाता है, वर्क कल्चर जो है वो खराब हो जाता है, ओके। तो फ्री चीजों को नहीं बांटना है, बस उन्हीं चीजों को बांटना है जिससे क्या हो सकता है, लोगों का वेलफेयर हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ओके। तो अभी न्यूयॉर्क सिटी में क्या है, आपकी बहुत सारी अर्बन चैलेंजेस है, तो उन चैलेंजेस को टेकल करने के लिए ही आपके जो नए गवर्नर चुने गए हैं, ओके, ममदानी जी, तो उन्होंने क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि जो अर्बन चैलेंजेस है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसको दूर किया जाएगा। इश्यूज लाइक फूड इनसिक्योरिटी को दूर किया जाएगा, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, चाइल्ड केयर एक्सेस पे ध्यान दिया जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया जाएगा, ताकि अफोर्डेबल हो, ओके, ताकि न्यूयॉर्क सिटी को इंक्लूसिव बनाया जा सके। तो इंडिया में भी हमें क्या करना है, इंक्लूसिव पॉलिसीज लेना है, जिसमें आपके हेल्थ, चाइल्ड केयर, ओके, स्किल, एजुकेशन, इन सभी को आपका दिया जाए। अमिताभ सेन जी का कैपेबिलिटी अप्रोच को भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। बाकी चीजों को थोड़ा आप पढ़िएगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओवरऑल क्रक्स मैंने बताया है, ये आपका जीएस पेपर 1 सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा और सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। जब जीएस पेपर 4 में आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, एथिकल है, सोशल जस्टिस, जो सोशियो इकोनॉमिक जो जस्टिस है, इक्वालिटी है, उसको दर्शाता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बस कीवर्ड्स को और इस टेम्पलेट्स को ध्यान रखना जरूरी रहेगा, ओके। चलिए, तो इसमें डिफरेंस भी दिया गया है, आप इसको भी देख लीजिएगा, ताकि जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन बने, आपके वेलफेयरिज्म वर्सेस पॉपुलिज्म आए, तो आपको डिफाइन करना होगा, तो ये डिफिनेशन दिया गया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इंडियाज लीडरशिप इन ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड हॉल्टिंग क्लाइमेट चेंज के बारे में, ओके, कि अभी जो वर्ल्ड में जो क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं और उसका जो असर देख रहे हैं आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में वर्ल्ड के, तो उसको हॉल्ट करने के लिए इंडिया ने कैसे लीडरशिप रोल प्ले किया है। तो 2015 में जो COP21 था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तभी हमने क्या किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपका जो प्रस्ताव है वो रखा था, और इसका जो हेडक्वार्टर है उसको आपके इंडिया में बनाया गया, हरियाणा गुरुग्राम में है, मुझे जहां तक ध्यान है। तो अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या दिखाता है, इंडिया की जो लीडरशिप है टुवर्ड्स आपका मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग,
ओके, और उसके लिए कैसे हम स्टेप्स ले सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे ट्रांजिशन खुद हो सकते हैं और वर्ल्ड को भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए एनकरेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्या है आपका, और अगर आप पॉलिसीज देखें इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने देशों को सिखाया है, तो उसमें एक लाइफ इनिशिएटिव आप देख सकते हैं, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। फिर जो ग्रीन क्रेडिट का, कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपके जो 1997 का, ओके, जापान का कुछ शहर था, मैं मिस कर रहा हूँ, वहां पे वो इनिशिएटिव लिया गया था पहली बार। और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का इनिशिएटिव हमने लिया है कि हर व्यक्ति क्या करेगा, जो भी आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करेगा उसके लिए ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। तो ये क्या करेगी, वर्ल्ड में लोगों को आपका इंसेंटिवाइज करेगी, एक कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया है। फिर आपका जो कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओके, डिजास्टर अभी होता क्यों है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है, तो उसमें इंडिया ने कैसे रोल प्ले किया, तो ओवरऑल इंडिया का क्या रोल रहा है। ओके, जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी हमने करवाया, तो इंटरनेशनल लेवल में ओके इंडिया का क्या रोल है, तो वैसा क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। और प्री में इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब आया, इसमें कितने मेंबर है, ये सभी चीजें देखनी जरूरी है। ओके, तो 2015 में आया था, COP21 में इसको लॉन्च किया गया था, फ्रांस में लॉन्च किया गया था, 124 मेंबर इसमें हाल ही में है। ओके, और इंडिया क्या कर रही है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन भी कर रही है ताकि कैपेसिटी बिल्ड किया जा सके, डिफरेंट रीजन में रिन्यूएबल एनर्जी का जो डेवलपमेंट है उसको किया जा सके, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा सके। ग्लोबल साउथ में जो कंट्री आपकी स्ट्रगल कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उनका होके वॉइस आपका जो है रेस किया जा सके। तो एक फ्यूचर विजन लेके ये जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको लिया गया है। तो इसमें हम ये दर्शा सकते हैं कि ग्लोबल लेवल में हम कैसे फिक्र करते हैं। ओके, तो हमारा जो वासुदेव कुटुंबकम है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, तो उसमें भी हमने क्या किया है, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया है, हमने जो अपना इथोस है उसको आगे बढ़ाया है। तो ये सभी चीजें, इसके साथ ध्यान रखिएगा कि कैसे पैसे मोबिलाइजेशन हो गए। ओके, फिर साउथ अफ्रीका में, नॉट साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन रीजन में, ओके, और लैटिन अमेरिकन रीजन में इस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है। ओके, तो इससे क्या है, आपका इंडिया को भी इकोनॉमिक बेनिफिट भी इसमें होगा, ग्लोबल लीडरशिप भी हम दिखाएंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होगा, डिफरेंट इंडियन कंपनीज क्या करेगी इन देशों में जाके, ओके, आपके जो सोलर प्रोजेक्ट्स है उनको डेवलप करेंगी, तो उससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ओके, हमारे देश में भी और बाहर भी। तो ध्यान रखिएगा, तो इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन में इंडिया काम कर रहा है। ओके, और हम एक्चुअल सेंस में हम वासुदेव कुटुंबकम को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारा खुद का ही क्या है, फिलोसफी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, इंडियाज इकोनॉमी इज स्टिल वेटिंग फॉर अ रिवाइवल ऑफ एनिमल स्पिरिट। तो एनिमल स्पिरिट क्या है, ध्यान रखिएगा, एनिमल स्पिरिट का जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया गया था बाय जॉन मेनर्ड केन्स, जो आपके इकोनॉमी के वेलफेयर इकोनॉमी के क्या है, आप उनको फादर भी कह सकते हैं। तो जब आपका ग्लोबल लेवल पे जब पहला आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन देखा गया था, ओके, ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1930, तो उसी समय जॉन मेनर्ड केन्स साहब ने आपका थियोरीज दिया था। ओके, तो उसी थ्योरी के तहत उन्होंने कहा था कि जो आपका गवर्नमेंट है, हर देश का गवर्नमेंट, उनको क्या करना है, आपका देश में डिफरेंट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्ले करना है, लाइक आपके एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, ओके, इकोनॉमी में जो ओवर रेगुलेशन है उसको डी रेगुलेशन करना है, इसी के साथ आपका क्या करना है, लोगों को स्किलिंग देना है। ओके, तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अभी अगर सिर्फ गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स का छूट देगी, ओके, और सोचेगी कि आपका इकोनॉमिक जो है वो इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो जाएगा, जो एनिमल स्पिरिट है, एनिमल स्पिरिट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने से कतराते नहीं है, डरते नहीं है, ओके, फेथफुल रहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरा जो आपका सिटीजन है वो भी खर्चे करने से कतराते नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक फैसिलिटी है, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको डेवलप करेंगी ही। ओके, तो वो चीज क्या है, जरूरी है ताकि लोगों का एनिमल स्पिरिट, इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट का स्पिरिट और कंज्यूमर का कंजम्पशन का स्पिरिट को बजाय रखे, ताकि इकोनॉमी क्या हो, भरपूर मात्रा में आगे बढ़ सके। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट को आपका डिफरेंट पॉलिसीज लेना जरूरी रहेगा। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट का जो डिमांड है मार्केट में उसको बढ़ाना जरूरी है, लोगों को स्किल देना जरूरी है ताकि एम्प्लॉयमेंट इंश्योर किया जा सके। कंज्यूमर एंड जो कॉर्पोरेट है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है। ग्लोबल लेवल में हमारा मार्केट को इंटीग्रेट करना जरूरी है, हमारा एफडीआई बाहर भेजना जरूरी है, बाहर का एफडीआई इंडिया में रिसीव करना जरूरी है। ओके,
फिर टारगेटेड इंसेंटिव लेना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जरूरी है, ट्रेड एंड पॉलिसी में क्लैरिटी रखना जरूरी है। एम्बिग्यूअस अगर पॉलिसी गवर्नमेंट रखती है तो उससे क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो डरते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो बाकी इसमें मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसको थोड़ा लिंक करके दिया गया है इस आर्टिकल से, तो पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ध्यान रखिएगा, एनिमल स्पिरिट का कंसेप्ट किसने दिया। ओके, ये ऐसे चीजें भी पूछी जाती है। इसी के साथ कुछ आपके जो टर्म्स है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, प्राइवेट क्रेडिट क्या है, प्रोविजनिंग नॉर्म्स क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बैड लोन क्या है, तो ये सभी चीजें प्रीलिम्स में पूछी जाती है। ओके, लिए देखते हैं आज का आखिरी आर्टिकल, इंडिया सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन इवन विदाउट द वर्ल्ड। तो इसमें ध्यान रखिएगा, अभी हमारा इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, जो बेस्ड है हमारे जो इथोस है, इंडिया का जो फिलॉसफी है उसके ऊपर सर्व धर्म संभाव, कि हमारे जो आप अगर हमारा हिस्ट्री देखें आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके प्री हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन हम देखते हैं, फिर आपका एंशियंट सिविलाइजेशन अगर देखें, मौर्यन समय पे आप देखें, गुप्ता के समय पे देखें, पोस्ट गुप्ता पीरियड में देखें, तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप अगर मौर्यन समय में ही देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैनिज्म को आपका पैट्रोनेज किया था। उसके बाद उनके जो आपके सन थे बिंदुसारा, उन्होंने आजीविका को प्रैक्टिस किया था। उसके बाद उनके सन को अगर अशोका को देखे, किंग अशोका को, तो उनके समय पे क्या किया था, उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया था। तो देख सकते हैं एक ही फैमिली में ओके डिफरेंट रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है उनको पैट्रोनेज दी जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो सोसाइटी है वो इनहेरेंटली सेक्युलर है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका सेक्युलरिज्म को यूज आपका इंक्लूड कर दिया 1976 में। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया उस दिन से सेक्युलर है, इंडिया इनहेरेंटली ही इसमें एक सेक्युलर नेचर है। हमारे जो पॉपुलेशन है उसका एक मल्टीकल्चरल नेचर है। ओके, इसी के अलावा भी अगर देखें तो 42nd अमेंडमेंट से पहले भी अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, शुरुआती से ही सेक्युलर था। कैसे सेक्युलर था, हमारा जो आर्टिकल 14 है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। फिर आर्टिकल 15 है जो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के बारे में बात करता है। 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 25 से लेके आप 28 देखिए। ओके, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में मेंशन किया गया है। 29 टू 30 अगर देखें तो मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में बात किया गया है। तो इन सभी चीजों से हमें ये पता पड़ता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, जब इसको एनफोर्स किया गया, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर ऑफ 1949 को, एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को, तभी से ही ये सेक्युलर है। और इसका जो नेचर ऑफ सेक्युलरिज्म है वो पास्ट से ही आप देख सकते हैं। ओके, तो इन सभी चीजों को ध्यान देना जरूरी है। बाकी आपका 42nd अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, सेक्युलरिज्म वर्ड को इंक्लूड किया गया। क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि उस समय आपकी क्या है, डिफरेंट जो सोशियो पॉलिटिकल पार्टी थी वो धर्म के बेसिस पे देश को डिवाइड करने की कोशिश कर रही थी। जो केओटिक माहौल था उसको और बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। फिर आपका सोशलिज्म को भी आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन हमने आपका सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसको अपनाया। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में बात करता है, वेलफेयर पॉलिटिक्स के बाद वेलफेयर पॉलिटिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का नेचर क्या है, सोशलिस्टिक नेचर है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 1976 में सेक्युलरिज्म का, सोशलिज्म का पॉलिसी लिया। इसके साथ इंटीग्रिटी का वर्ड भी इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन से इंटीग्रिटी के बारे में सोचा। आर्टिकल जो आपका 1 है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, वो इंटीग्रिटी को ही दर्शाता है। ओके, तो उसी को क्या कर दिया गया, प्रेम्बल में इंक्लूड किया गया। तो सोशलिस्टिक, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, तो इन वर्ड्स का अगर आप देखें तो इसका जो इनहेरेंट मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजन में शुरू से ही देखा जाता है। ओके, तो पूछा जा सकता है क्योंकि आपका जो 42nd अमेंडमेंट है उसको लेके आपके पिटीशन भी फाइल की गई है कोर्ट में, तो उसी को लेके ये चर्चे में आया है। इसी के साथ आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही आपका पार्ट 4A आर्टिकल 51A अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया था। तो ऐसा क्या आपका कंडीशन था जिसमें आपका ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको लाया गया।
इसका लाया जाने का एक बात यह है कि उस समय देश में क्या थी, बहुत ज़्यादा आपका केओस मच गया था। तो उसी समय ये ध्यान में आया कि फंडामेंटल ड्यूटीज चाहे वो अनएनफोर्सिएबल ही क्यों ना हो, होना ज़रूरी है, जिससे लोगों को ये ध्यान में रहे कि उनका भी कुछ ड्यूटी है देश को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को मान के चलना, फ्लैग को मान के चलना, यूनिटी को मान के चलना, देश के यूनिटी को हार्म ना करना। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा इस आर्टिकल में ये जो प्रोविजंस है, जो अमेंडमेंट्स है, प्री में पूछी जा सकती है, और ये जो अमेंडमेंट की वजह से जो कन्फ्लिक्ट हुआ है, कंट्रोवर्सी हुई है, उसको सिंपल तरीके से क्वेश्चन बना के ओके आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए इस आर्टिकल को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए इतना ही।